हमेशा आंसर राइटिंग में ध्यान में रखें, क्योंकि जो लोग लास्ट क्लास में जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने के जस्ट 2 दिन पहले, जो 1 दिन पहले तो अपन ने कैंसिल कर ही दी थी, उसके पहले की जो क्लास थी उसमें कुछ स्टूडेंट्स आए थे, बहुत थोड़े से। उसमें हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ राइटिंग एन आंसर। तो उसमें जो सबसे बेसिक और सबसे सिंपल चीज़ है वो ये है कि कोई भी क्वेश्चन आया और वो आपने लिखा, यू जस्ट राइट इट डाउन, ओके। और उसके बाद अपना आंसर लिखने के बाद एक बार आप क्वेश्चन को इरेज कर दो, क्वेश्चन को एकदम हटा दो, और उसके बाद अपने एक फ्रेंड से, किसी से भी बोलो कि यार ये आंसर तुम मेरा पढ़ो और इसके बेसिस पे क्वेश्चन फॉर्म करो। अंडरस्टैंड दिस? वॉट एवर आई हैव रिटन, जस्ट ट्राई टू फॉर्म a question on the basis of this answer। और फिर जो क्वेश्चन वो व्यक्ति फॉर्म करता है, बनाता है, आप ये देखो कि जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था, यानी कि जिसका आंसर आपने लिखा है और जो क्वेश्चन उस व्यक्ति ने फॉर्म किया है वो सेम है या फिर अलग अलग है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दिस, बिकॉज मैनी ऑफ द टाइम्स हम क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन लिखते लिखते हम भूल ही जाते हैं कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। अंडरस्टैंड? और क्वेश्चन में जो पूछा गया है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको लास्ट वाला एग्जांपल बताया साइकोलॉजी का, जो है कि सब एम्पिरिसिज्म और जो है रैशनलिज्म साइकोलॉजी में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है दोनों का। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर बहुत सारे कुछ लोग थे जिन्होंने रैशनलिज्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, एम्पिरिसिज्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, लेकिन साइकोलॉजी को वो डालना ही भूल गए। इसी तरीके से सेम थिंग हैपन विद द डिटर्मिनिज्म। वो साइको एनालिटिक स्कूल से जो स्टार्ट हो रहा था, तो डिटर्मिनिज्म का पूरा लिख दिया, दिस इज डिटर्मिनिज्म, दिस इज फ्री विल, दिस इज हार्ड डिटर्मिनिज्म, सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म, इंटरनल एक्सटर्नल, दिस एंड दैट, और लास्ट में 2 लाइनों में साइको एनालिसिस खत्म। बिकॉज, और जबकि वो क्वेश्चन बेसिकली साइको एनालिसिस से स्टार्ट हुआ था, वो आपको पूरा जो क्वेश्चन को कॉन्टेक्चुअलाइज करना था वो साइको एनालिसिस के उस पर ही करना था। ये देखो लाइट भी, जिससे मुझे लगा कि मेरा चेहरा थोड़ा और अच्छे से दिखे। अंडरस्टैंड दिस? ये बहुत, इसीलिए अगर आपको वास्तव में आंसर राइटिंग सीखनी है तो आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, चाहे इसी पेपर में वापस में करना। जब आप अपने क्वेश्चंस देखोगे आंसर शीट, तो अपने उनकी फ़ोटोज़ ले लेना, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन फ्रेम करना, मैंने जो लिखा है उसके बेसिस पर कि क्या है। ड्यूअलिज्म का जो पहला क्वेश्चन था उसमें तो बहुत ही बड़ी सारी मिस्टेक हुई है बहुत सारे लोगों से, ओके। तो आज जो है हम इस पेपर को थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या था और क्या गलत था। तो पहला, किसी के पास है क्वेश्चन पेपर इस वक्त? ओके, So the first question was, the study of consciousness through established scientific method is often difficult due to observed observer dichotomy, explain। अब यहाँ पर 2 important factors हैं, understand। पहला है बेसिकली जिसको हम बोलते हैं क्या, साइंटिफिक मेथड, और दूसरा ऑब्जर्वर डाइकोटॉमी, ओके। बेसिकली क्या है, बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी है कि साइंटिफिक मेथड से कॉन्शियसनेस को क्यों स्टडी नहीं किया जा सकता, इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव प्रोसेस, इट इज़ वेरी इंटरनल, ओके। और हो सकता है कि व्हेन अदर पर्सन इज ऑब्जर्विंग एंड ट्राइंग टू स्टडी द कॉन्शियसनेस, फॉर एग्जांपल से, ओके, सो व्हाट ही इज़ व्यूइंग, द पर्सन हु इज़ एक्सप्लेनिंग और टेलिंग द एक्सपीरियंसेस फॉर एग्जांपल ऑफ हिज कॉन्शियसनेस माइट नॉट से द ट्रू थिंग, ओके। तो वहाँ पे डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कॉन्शियसनेस के आप 10 रीज़न दे सकते हैं, उनको साइंटिफिक वे में क्यों स्टडी नहीं किया जा सकता, वेरी सब्जेक्टिव, दिस एंड दैट एंड ऑल दैट थिंग, एकदम सही है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था वो बेसिकली था ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्वर डाइकोटॉमी। क्या मतलब होता है, जितनी भी साइंस डेवलप होती है वो किस चीज़ के ऊपर होती है, ऑब्जर्वर यानी कि द पर्सन हु इज़ वॉचिंग समथिंग, and observed is something which is an object, understand? An object is basically being observed, okay, and observer is the person who is watching something. So for example, say I am a researcher, so this is me, understand this, and this is certain object, certain phenomenon,
कोई ये बिहेवियर है, कोई पर्सन है, कोई मैटर है, XYZ कुछ भी है, चाहे वो लेबोरेटरी में है, चाहे सोशल कंडीशन में है, चाहे कुछ भी है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं एज अ रिसर्चर वॉच कर रहा हूँ। पूरी की पूरी जो साइंस है वो इन दो चीज़ों के ऊपर डेवलप हुई है। और ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, वो कोई थॉट प्रोसेस भी हो सकता है, वो इमोशन भी हो सकता है, वो किसी व्यक्ति का बिहेवियर भी हो सकता है, वो कोई केमिकल कंपाउंड भी हो सकता है, कोई भी चीज़ जो कि बाहर है जिसको आप देख रहे हो, ठीक है, वो हो गई बेसिकली ऑब्जेक्ट, और मैं देखने वाला वो है ऑब्जर्वर। पूरी साइंस इस चीज़ के ऊपर खड़ी हुई है, पूरी की पूरी साइंस, जहाँ पर दो हैं, एक मैं और एक उसको देखने वाला, या मैं देखने वाला और जिसको देखा जा रहा है, द थिंग विच इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। दिस इज बेसिकली द डायकोटोमी। पूरी की पूरी साइंस इस चीज के ऊपर खड़ी हुई है। डायकोटोमी इज नॉट दैट आई एम डिफरेंट, माई माइंड इज, कि डेकार्ट ने बोला कि माई माइंड इज डिफरेंट एंड आई एम डिफरेंट इन दिस। यही तो प्रॉब्लम है, डायकोटोमी इज द प्रॉब्लम इन स्टडिंग द कॉन्शियसनेस। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि क्या मैं अपनी आंखों से खुद के चेहरे को देख सकता हूं अनलेस देयर इज अ मिरर? नो। वाई? बिकॉज एक डिस्टेंस होना चाहिए, देयर मस्ट बी सर्टेन डिस्टेंसेज देयर मस्ट बी सर्टेन सेपरेटनेस इज देयर, ओनली देन आई कैन सी एंड आई कैन वॉच एंड आई कैन अंडरस्टैंड द फिनोमिनन। अगर वो डिस्टेंस ही नहीं है, वो सेपरेटनेस ही नहीं है, तो मैं अपने आप को कैसे देखूंगा? अंडरस्टैंड? द सेम थिंग इज दिस, कि कॉन्शियसनेस को डायकोटोमी, क्योंकि जो देखा जा रहा है और जो देखने वाला है वो दोनों एक ही हैं, तो कैसे स्टडी करेंगे? डायकोटोमी तो नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो? कॉन्शियसनेस का मतलब मी, माई सेल्फ, अंडरस्टैंड दिस, एंड हु इज वॉचिंग दिस, हु इज ट्राइंग टू स्टडी दिस? मी, माई सेल्फ। जब देखने वाला और जो व्यक्ति देख रहा है और जिस चीज़ को देखा जा रहा है वो दोनों ही एक हैं। अगर मैं अपने आप को डिफाइन कर रहा हूँ दैट आई एम कॉन्शियस, आई एम अ कॉन्शियस बीइंग, अंडरस्टैंड, आई वॉन्ट टू स्टडी माई कॉन्शियसनेस फॉर एग्जाम्पल से, अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर मेरी कॉन्शियसनेस को मेरी कॉन्शियसनेस कैसे स्टडी करेगी? डायकोटोमी तो नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट थोड़ी है अलग, कि कॉन्शियसनेस अलग है और उसको कॉन्शियसनेस को स्टडी करने वाला मैं कोई अलग हूँ। अंडरस्टैंड दिस? देयर इज अ सेपरेटनेस इज देयर। वो डायकोटोमी यहाँ पर नहीं है जिसके ऊपर पूरी की पूरी साइंस खड़ी हुई है, तो हाउ कैन यू स्टडी इट? दिस इज द मेजर फंडामेंटल issue with the science, because science की study करने के लिए there must be the duality, there must be the me and the other. This is basically the thing. There must be the me, the person who is doing the study, and there must be some other whom I am studying. लेकिन when I am talking about the consciousness, there is no other, only me is there. इसीलिए तो वेदांत में जिसको बोल रहे एकदम स्वयं, केवल मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं। तो जब ये डायकोटोमी ही नहीं है जिसके ऊपर पूरी की पूरी साइंस खड़ी हुई है, आई एंड यू फिनोमिनन पे, या मी और यू फिनोमिनन पे, या मी एंड अदर फिनोमिनन पे, तो फिर ये कैसे स्टडी होगी? दिस इज द फंडामेंटल इशू विद द स्टडी ऑफ द कॉन्शियसनेस। आपको ये लिखना था, ये समझना था। इसके बारे में शुरू में अपने क्लास में बात भी करी थी, लेकिन आपने पूरा फोकस, बहुत सारे लोगों ने कई रीजंस दिए हैं और वो सही हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्शियसनेस वेरी सब्जेक्टिव फिनोमिनन, और साहब वो जो है वो इतना इंटरनल प्रोसेस है, उसको कोई देख नहीं सकता बाहर से, और उसमें जो है वो डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हो जाएगी जो व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है उसको, और ऑल दीज थिंग्स, राइट, वेरी फाइन। लेकिन जो एग्जैक्टली पूछा गया था, ड्यू टू द स्टैब्लिश जो साइंटिफिक मेथड है उसमें डायकोटोमी प्रिवेलिंग है। जैसे हम जानते हैं, तो मैंने एग्जांपल दिया, पूरी की पूरी साइंस इस चीज़ पे खड़ी है, हमारा पूरा बिहेवियर इस चीज़ पे खड़ा है, मी एंड अदर, दिस इज बेसिकली द थिंग। इसीलिए मैंने आपको एक बात बोली भी थी, जब हम बहुत मेडिटेटिव प्रोसेस की बात करते हैं, मैनी ऑफ द टाइम्स मैंने आपको बोला था कि हमारी लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसे क्षण आते हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर वाचिंग द सनसेट और द सनराइज, एंड व्हेन यू आर इन अ नेचर, और जब आप किसी छोटे बच्चे को खेलता हुआ देख रहे हो, सो द बोथ, आपको पता ही नहीं लगता वेयर इज द सेपरेटनेस। आप उस एग्जिस्टेंस के साथ एक महसूस करते हो, एज इफ यू नो आपकी जो पल्स है, यू आर ऑल्सो वाइब्रेटिंग विद द एग्जिस्टेंस विच इज़ आउटसाइड यू। इसीलिए बहुत बार बहुत मेडिटेटिव प्रोसेसेस में ये होता है कि जब आप मेडिटेशन से बाहर आते हो तो आपको लगता है कि व्हेन यू आर लुकिंग एट द ट्री, यू एंड द ट्री आर द वन, देयर इज नो एनी सेपरेटनेस इज देयर, योर कॉन्शियसनेस गेट्स एक्सपेंशन।
और इसी से ही तो कंपैशन जन्मा। बुद्ध जब बोलते हैं कंपैशन का मतलब करुणा। व्हेन महावीर टॉक्स अबाउट द नॉन वायलेंस का मतलब क्या? बिकॉज अगर आप इतने मेडिटेटिव हो गए हो कि हर चीज़ आपको अपने कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन दिखती है, तो किसी दूसरे को हार्म करने का मतलब है आप खुद को हार्म कर रहे हो। किसी पेड़ के पत्ते को तोड़ने का मतलब है आप खुद के किसी अंग को तोड़ रहे हो। अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज देयर इज नो टू। कॉन्शियसनेस का पूरा जिस्ट जो है, पूरा वेदांत या योग जहाँ पे आके खड़ा हो जाता है लास्ट में, वो सब ये है कि ओनली वन रिमेन्स, अदर evaporates, vanishes. Other is the duality, other is basically because other is an illusion. Understand? और वहीं जब हम बोलते हैं कि जो हम लास्ट में वो तुरिया की बात कर रहे थे योगा वाले क्वेश्चन में, कि when your consciousness gets become one with the cosmic consciousness, तो ये पे साइंस जो पूरी की पूरी है वो दो चीज़ों पे खड़ी हुई है। समझ रहे हो? दिस इज बेसिकली द थिंग। आपको ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखना था और इसके बेसिस पे एक्सप्लेन करना था। एक्चुअली में पता है क्या हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, हमने पेपर पढ़ लिए, अच्छा वो दिया था डेकार्ट का डुअलिज्म और ये और वो, लॉक ने ये बोला, ह्यूम ने ये बोला एंड ऑल दीज थिंग्स, और उसके बाद हमने उस चीज़ को लिख दिया। उसके नैक को समझना बहुत ही फंडामेंटली, बहुत ही अटेंटिव होके क्लास में। और कभी कभी ये होता है कि हमने जो क्लास में पढ़ा वो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो क्लास में पढ़ा वो तो थोड़ा सा भूल जाएंगे, और साथ में जो पेपर्स में लिखा है एज इट इज़, तो वो हम जो है वो पूरा के पूरा। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि डायरेक्टली अगर आप पेपर पढ़ोगे बिना क्लास की चीज़ों को अटेंड करिए हुए ढंग से, तो वो जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात है, जो डुअलिटी की बात हो रही है, वननेस की बात हो रही है, दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट। अंडरस्टैंड? तो ये जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर लगभग ये पॉइंट तो बहुत ही कुछ लोगों ने कोशिश करी है, मेजॉरिटी ने तो पता नहीं क्या चीज़ें लिख दी। वो जो पेपर में है ये डुअलिटी और ये यूं एंड ऑल दैट थिंग, वो सारा के सारा। अंडरस्टैंड? तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको मेंशन करनी थी। समझ में आया? डुअलिटी क्या है? ये डायकोटॉमी है, कोई फिनोमिनन जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो और उसको ऑब्जर्व करने वाला। लेकिन कॉन्शियसनेस के साथ क्या है? कॉन्शियसनेस के साथ है दो नहीं है, एक ही है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है? दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड है इसमें, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डिटर्मिनिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ साइकोएनालिटिक स्कूल। डिटर्मिनिज्म, ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली बहुत सारे लोगों ने कुछ तरीके से सही लिखा है, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि जब क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरीके से आप क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हो, इट्स नॉट जस्ट द कंटेंट बट द फ्रेमिंग, हाउ यू आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, हाउ द योर आंसर इज बेसिकली डेवलपिंग, दिस ऑल्सो मैटर्स। अंडरस्टैंड? तो कुछ लोगों ने डिटर्मिनिज्म और फ्री विल के साथ स्टार्ट करा है कि देयर आर टू स्कूल्स, डिटर्मिनिज्म एंड फ्री विल। डिटर्मिनिज्म सेज अबाउट दिस, फ्री विल सेज अबाउट दिस एंड ऑल दैट थिंग, और उसके बाद धीरे धीरे साइको एनालिटिक स्कूल के ऊपर है। कुछ लोग हैं जिन्होंने जब जो ह्यूमनिस्ट को भी एक्सप्लेन कर दिया, बिहेवियरिस्ट को भी एक्सप्लेन कर दिया, और कुछ लोगों को होता है ना जितना ज़्यादा लिखें उतना ही अच्छा है। दिस इज़ अ फंडामेंटल प्रॉब्लम इन आंसर राइटिंग। ये चीज़ अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, लेकिन जेन्युइनली कहीं अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो जो चीज़ पूछी गई है, टू बी वेरी प्रिसाइज एंड ट्राई टू एक्सप्लेन जस्ट दैट थिंग। द थिंग, आप ये मत बताओ आपको कितना आता है, क्योंकि आपने सारी चीज़ें बता दी और जो एग्जैक्टली पूछा गया उस पर बहुत कम फोकस रहा आपका, तो फिर इट इज़ गुड फॉर नथिंग। एज सिंपल एज दैट। जो चीज़ एग्जैक्टली पूछी गई है उस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है। अगर आप दूसरे स्कूल्स को भी बताना चाहते हो तो आपका जो आंसर है वो सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द फ्रेम होना चाहिए। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल साइको एनालिसिस को आप केंद्र में रखो, उसके चारों तरफ, अनलाइक द साइको एनालिसिस द अदर स्कूल्स हैज सम स्कूल्स हैव talk about the free will and some schools are psycho ये this and this, but frame centralize the point है वो साइको एनालिसिस के बेसिस पर होना चाहिए। तो वही जो मैंने आपको बताया कि फ्री विल तो डिटर्मिनिज्म बहुत सारा एक्सप्लेन कर दिया और सब साइको एनालिसिस पे थोड़ा सा कर दिया, या कुछ लोगों ने ऐसा कर एकदम ही साइको एनालिसिस ले गए पूरा की पूरा और डिटर्मिनिज्म के ऊपर केवल एक लाइन लिखा है, बट डिटर्मिनिज्म थोड़ा एक्सप्लेन तो कर दो ये है क्या। साइको एनालिसिस तो लिख दिया, उसमें इड, ईगो और सुपर ईगो और ये कॉन्शियसनेस वो कॉन्शियसनेस। साइको एनालिसिस के कंसेप्ट के बारे में नहीं पूछा है, दोनों चीज़ किस तरीके से जुड़ी हुई हैं,
किस तरीके से डिटर्मिनिज्म जो है वो साइको एनालिसिस को एक्सप्लेन करती है, या डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी से किस तरीके से साइको एनालिसिस जुड़ा हुआ है, दैट नीड टू बी एक्सप्लेन्ड. अंडरस्टैंड दिस. दिस इज बेसिकली द सेकेंड. थर्ड इज डिस्क्राइब द 4 states ऑफ कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू द योगा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिटन इट राइट. ओके, उसमें कई लोगों ने फिर भी कुछ लोगों ने तो पता नहीं 4 states ऑफ कॉन्शियसनेस की जगह फ्राइड वाला लिख दिया, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये लो साहब. या फिर लास्ट में जो है एक वो वर्ड जोड़ दे सुपर कॉन्शियस. बेसिकली अगर आप अगर आपको लिखना ही था तो अगर योग के बारे में पूछा गया तो लाइक जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, इसके इर्द गिर्द जो है वो एक्सप्लेन करना था. अंडरस्टैंड. अ पर्सन इज सुषुप्ति स्वप्न अवस्था में क्या होता है, लिखा है अ पर्सन इज अवेयर अबाउट द सराउंडिंग्स बट कैन नॉट मूव द बॉडी. हाउ कैन इट पॉसिबल इन द ड्रीम? बेसिकली मेंटल प्रोसेसेस स्टार्ट बट द पर्सन इज नॉट अवेयर अबाउट द, कैसे रहेगा? ड्रीम देख रहा है ना वो तो. अंडरस्टैंड, समझ रहे हो? तो वो कुछ जो मिस्टेक्स हैं वो इस क्वेश्चन में भी हुई हैं कुछ, लेकिन मेजर बहुत सारे लोगों ने इसको तो कम से कम सही करने की कोशिश करी है थोड़ी बहुत. उसके बाद वो कई सारे लोगों ने एक्स्ट्रा भी लिखा है, वो 3, 4, 5 स्टेप जो होता है ना, वो कौन से वो अलग अलग मेरे को एग्जैक्टली ध्यान भी नहीं आ रहे. तो दिस इज बेसिकली द. एंड द फोर्थ वन इज क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट साइकोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पिरिसिज्म एंड रैशनैलिटी. अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, एल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है, राइट अ शॉर्ट नोट का मतलब क्या होता है. अब इस क्वेश्चन में क्रिटिकली एग्जामिन तो किसी ने पढ़ा ही नहीं. व्हाट डज इट मीन बाय क्रिटिकली एग्जामिन? क्या होता है क्रिटिकल? क्रिटिकल का मतलब आपको उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज फॉर्म में लिखना है कि हाँ साहब ये होता है, बट दिस इज नॉट एंटायरली साइकोलॉजी, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पिरिस. मतलब आपको एक्चुअली में इसको क्रिटिसाइज करना है, इस स्टेटमेंट को प्रूफ देने के साथ साथ. आप लोगों ने तो इसको बढ़ाया है, हाँ साहब बिल्कुल सही बात है, साइकोलॉजी तो जो है वो एम्पिरिसिज्म और रैशनैलिटी दोनों के साथ साथ ही चलती है. अरे भाई क्रिटिकली एग्जामिन, इसके ड्रॉबैक्स, दोनों के मिलके ड्रॉबैक्स कि साइकोलॉजी में कौन कौन सी कमियां हैं इस कारण से. अंडरस्टैंड? साइकोलॉजी में कौन कौन सी कमियां हैं इस अप्रोच के साथ, ये लिखनी है आपको. समझ रहे हो बात? क्रिटिकली एग्जामिन का. फिल्म क्रिटिक होता है क्या करता है? फिल्म क्रिटिक कभी फिल्म जो क्रिटिक हो हमेशा कितनी भी अच्छी मूवी है ऐसा नहीं बहुत बढ़िया है, ये भी बहुत बढ़िया, वो भी बहुत बढ़िया, धन्यवाद, जरूर देखने जाएं. इट्स नॉट लाइक दैट. भाई मूवी का डायरेक्शन बहुत अच्छा है लेकिन ये वाली कमी थी, वो वाली कमी थी, ये रह गया, इसीलिए वो हमेशा 4 स्टार भी देगा तो भी उसमें भी कमियां ढूंढ देगा लास्ट में जाके. 5 स्टार देगा, 5 आउट ऑफ 5 तो भी ढूंढ देगा. अगर उस फिल्म में कमी नहीं मिलेगी तो आगे पीछे की फिल्मों में उसी डायरेक्टर के में कमी बता देगा. पिछली ये अच्छी है लेकिन पिछली वाली उससे भी ज़्यादा अच्छी थी. अंडरस्टैंड दिस? क्रिटिक का मतलब ही यही होता है, क्रिटिकली एग्जामिन. अब क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब क्यों कमी है बेसिकली? तो साइकोलॉजी बेसिकली सबसे पहली तो चीज़ ये है कि हम 2 चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था, एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म. कैसे होता है, क्या है? अगर मैं सबसे सिंपल एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं कि क्या ये रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म का मतलब सबको समझ में आ गया था. लॉजिक के बेस पर होता है और एक जो है वो रीजनिंग के बेस पर होता है और दूसरा एक्सपीरियंसेस के बेस पर होता है. सिंपल एज दैट. ओके, तो अब मेरे को ये बताओ कि हम जब करते हैं किसी भी साइकोलॉजी में, हम रिसर्च करते हैं तो रेंडमली हम पॉपुलेशन को सेलेक्ट करते हैं. हम रेंडमली पॉपुलेशन को सेलेक्ट करने के बाद ये सोचते हैं कि हमने पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन आ गया. अंडरस्टैंड? इज दिस रियली राइट? हम लॉजिक के बेस पर ही तो बोलते हैं. हम लॉजिक के बेस पर बोलते हैं कि साहब मैंने अपने रिसर्च में 1000 लोगों को चूज़ करा, फॉर एग्जांपल जयपुर सिटी में. अंडरस्टैंड? और जयपुर सिटी में 1000 लोगों को चूज़ करने के बाद मैंने फॉर एग्जांपल उन लोगों की एवरेज IQ देखी और एवरेज IQ मेरे को लगता है कि उनकी 90 आई फॉर एग्जांपल, रेंडमली सेलेक्ट करने के बाद. तो उसके बाद मैं ये बोलूँगा कि अगर रेंडमली मैंने सेलेक्ट करा अलग अलग सोशियो डेमोग्राफिक बेसिस पे, तो मैं बोलूँगा जयपुर के लोगों की जो एवरेज IQ है वो 90 है. मैं यही तो बोलूँगा, मैंने सैंपल करा था. अब यहाँ पे क्या मैंने जयपुर में जो 35 लाख की जनता रह रही है, क्या मैंने हर किसी का IQ सेलेक्ट करी और उसका एवरेज निकाला?
मैंने केवल 1000 लोगों की करी थी, उसके बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ जयपुर की जनता के बारे में। सो व्हाट डज इट मीन, जो मैंने 1000 लोगों की IQ टेस्ट करी फॉर एग्जाम्पल से, ये किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, एम्पिरिसिज्म का। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं लेबोरेटरी में बैठा रहा हूँ, मैं टेस्ट ले रहा हूँ, और उसके बेसिस में जो जयपुर का एवरेज बता रहा हूँ, उसके बेसिस पर जो मैं जयपुर का एवरेज बता रहा हूँ, वो किसका बता रहा हूँ, वो रैशनलिज्म का बता रहा हूँ, बिकॉज दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द लॉजिक, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द लॉजिक, अंडरस्टैंड दिस। दिस इज बेसिकली व्हाट रेंडमाइजेशन से हम यही करते हैं कि हम रेंडमली पॉपुलेशन को सेलेक्ट करते हैं, हर सोशो डेमोग्राफिक जो हर किसी का रिप्रेजेंटेशन हो उसका एवरेज निकालते हैं और उसको फिर जनरलाइज करते हैं। तो उस जनरलाइजेशन का जो कंसेप्ट है, जनरलाइजेशन का कंसेप्ट इज बेसिकली व्हाट, बेस्ड ऑन द रैशनलाइजेशन। और जो हम उस उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की जो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और बेसिस निकाल रहे हैं, वो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एम्पिरिसिज्म। दिस इज सिंपल। और पूरी साइकोलॉजी की स्टडीज़ में हम यही करते हैं, सारी साइकोलॉजी की स्टडीज़ में हम यही करते हैं कि नहीं करते। और केवल साइंस में नहीं, हर जगह यही होता है, हर जगह ही होता है कि नहीं होता, कि साहब जो है वो साइंटिस्ट है वो थोड़ी कि जितने भी 70% इस अर्थ पे वाटर है, पूरे पानी के कंपोनेंट्स को स्टडी करेगा, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, वो तो सैंपल स्टडी करता है और बेसिस करता है, अंडरस्टैंड इट। बट देयर इज अ ड्रॉबैक, ड्रॉबैक इज दिस, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन फिनोमिनन, it is very subjective, it is very subjective, and we cannot say any kind of exceptional situations comes in any person's life which is beyond all this average। जब आप बोलते हो कि जयपुर के लोगों की IQ एवरेज IQ 90 है क्योंकि आपने 1000 लोगों पे टेस्ट करा, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनकी IQ 50 से ही कम हो, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी IQ 150 से हो, जो आपने एवरेज करा है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ला के, वो उन लोगों को तो रिजेक्ट कर देता है ना, क्योंकि उनकी सब्जेक्टिव रियलिटी तो कुछ और ही है, समझ रहे हो, उनकी सब्जेक्टिव रियलिटी तो कुछ और ही है। एक बहुत ही मज़ेदार किताब है ब्लैक स्वैन करके, पढ़ी है किसी ने, ब्लैक स्वैन? तो बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, जजमेंट के ऊपर किताब लिखी है, क्या नाम है उनका, नसीब निकोलस तालिब करके। बेसिकली ये फिलोसोफर भी है और एकेडमिशियन भी है और ट्रेडर भी है, कई सारी चीज़ें हैं, तो उन्होंने लिखे ब्लैक स्वैन। तो उसमें कहानी है, और वो ये है कि एक टर्की है, टर्की मतलब अमेरिका में टर्की बोलते हैं और यूरोप में चिकन विकन कुछ बोलते होंगे फॉर एग्जांपल से, अंडरस्टैंड। अगर उसको 1000 दिनों तक फीड किया जा रहा है, उसको 1000 दिनों तक फीड किया जा रहा है, डेली उसके सामने खाना लाया जाता है, खिलाया जाता है, उसको हर चीज़ का, उसको मौसम से बचाया जाता है, एक्सट्रीमिटीज़ से बचाया जाता है, उसका बहुत ध्यान रखा जाता है। अब उसको लगेगा कि मेरे जो लोग हैं, मेरे केयर टेकर हैं, वो कितने अच्छे हैं, सब कुछ कितना सही है फॉर एग्ज़ाम्पल से, लेकिन उसको नहीं पता कि 1001वें दिन उसको उठा के लाया गया और मार दिया गया और प्लेटों में परोस दिया गया उसी फैमिली के सामने। अगर हम जजमेंट निकालेंगे 1000 लोगों के ऊपर, 1000 दिनों के ऊपर, तो क्या वो हमारा जजमेंट सही होगा? क्योंकि वो जो 1001वां दिन है, 1001st डे है, दैट ब्रिंग्स द सरप्राइज फॉर यू, अंडरस्टैंड दिस। in a very same way in psychology also, in many other fields also, what we know, even when we are talking about the human population, the point is what we know is much limited than what we do not know, understand this। और प्रॉब्लम ये होती है कि हम पता ही नहीं चलता कि हम जो जानते हैं, हम जो नहीं जानते उसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, और हम जो जानते हैं तो हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, अंडरस्टैंड दिस। तो ये फ्रेमिंग कुछ ऐसी ही है, व्हेन से दैट ऑल, फॉर एग्जांपल से ऑल टेररिस्ट्स आर मुस्लिम, एंड द अदर फ्रेमिंग इज ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। फर्स्ट फ्रेमिंग इज राइट, बट सेकंड में प्रॉब्लम ये है क्योंकि हमारा जो जजमेंट है, हमारा जो माइंड जिस तरीके से काम करता है, हमें पता ही नहीं लगता कि कम हम सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू ठहराने लग जाते हैं फर्स्ट को हटा के, अंडरस्टैंड। और जब हम फर्स्ट के बेसिस पे सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू बताने लग जाते हैं, तो उससे फिर ग्रॉस मिस कैलकुलेशन क्रिएट होती है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स इम्पैक्ट होता है उसका, अंडरस्टैंड, यू आर गेटिंग दिस फिनोमिनन। तो व्हेन वी आर टॉकिंग, साइकोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, ओके। साइकोलॉजी को कैसे
यूज़ में लाती है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, बहुत अच्छी बात है कि हम बहुत बार किसी थ्योरी को बिल्डअप करते हैं किसी लॉजिक के बेस पे, उस थ्योरी को प्रूव करने के लिए हम एक्सपेरिमेंटेशन का यूज़ लेते हैं, या बहुत बार लगातार एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद हम एक थ्योरी डेवलप करते हैं, अंडरस्टैंड, लगातार लॉजिक के बेस पे। यानी एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब मैंने सैंपल इकट्ठा करा, दैट इज़ एन एक्सपेरिमेंटेशन, और जो मैंने उसको जनरलाइज करा उस सैंपल को, वो रैशनलाइजेशन, दिस इज़ द थिंग। बट इट ऑल्सो हैज़ इट्स ओन ड्रॉबैक, इट इज़ नॉट कंप्लीट इन इट्स सेल्फ, अंडरस्टैंड। सो व्हाट डज इट मीन बाय दिस? इट मीन्स कि क्रिटिकली का मतलब ही ये है दैट इफ़ वी स्टार्ट रियलाइजिंग व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द वेरी डायनेमिक्स and the complexity and the sophistication of the human behavior, it is such that yes, it is true कि we know a lot about the human behavior, but many of the things are unknown to us, understand, many of the things are unknown to us। अगर अब प्रॉब्लम क्या होता है जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी में हिंडसाइट बायस। हाँ, हमें लग तो रहा था ऐसा होने वाला है, हमें लग तो रहा था कि रूस जो है वो कभी भी हमला कर सकता है, हमें पता तो था कि हिटलर ऐसा 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 करेगा, उसने कुछ कुछ सिग्नल्स ऐसा चूज़ करने लग गए थे। दिस इज़ एन हिंडसाइट बायस बिकॉज वी नो दैट वी नो एवरीथिंग। द प्रॉब्लम इज़ व्हाट, बिकॉज चाहे वो ह्यूमन बिहेवियर हो, चाहे साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे साइंटिस्ट हो, हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, जबकि अगर हम ये बोलें कि हम कुछ चीज़ें जानते हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते, और जो चीज़ हम नहीं जानते दैट इज़ मच मोर देन व्हाट वी नो, और जो चीज़ हम नहीं जानते तो हमें हमेशा सरप्राइज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, अंडरस्टैंड, सरप्राइज़ के लिए तैयार। हमें पता है कि एयरक्राफ्ट एकदम सही है, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना है, सब कुछ XYZ सही है, वो हमें A से B तक एकदम पहुँचाएगा, बट इवन इन केस अगर कुछ खराबी हो गई तो वी डोंट नो, बट इवन दैट्स वाई वी डोंट नो, बट वी प्रिपेयर फॉर दैट, for an emergency. If we start using this kind of approach, then it would be much more beneficial. So basically when we are talking about this critical examination, the problem is with the generalization. Psychology में ये तो समझ में आ गया ना दोनों चीज़ें कैसे यूज़ में लेते हैं। Second is the problem is there that when we generalize, we start thinking that we know all kind of human behavior, we know each and every member of the population, understand? We say average, फॉर एग्जाम्पल से कि एवरेज जो है जयपुर के लोगों में कंपैशन की हमने टेस्टिंग करी, जैसा मैंने बताया IQ के साथ ही कंपैशन की टेस्टिंग करी, कंपैशन पे सभी लोग बहुत अच्छे स्केल पाए 1000 लोगों पे, और हमने बता दिया जयपुर के लोग जो है वो बहुत कंपैशनेट होते हैं, उनका जो एवरेज है वो नेशनल एवरेज से हाई है। इंडिया में एवरेज कंपैशन का जो एवरेज है फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 100 रेटिंग पे वो फॉर एग्जांपल से कि 70 है, और जयपुर के लोगों में 90 पाया गया, हमने 1000 लोगों पे देखा। लेकिन क्या हो कि कल को इसी जयपुर के लोगों में से एक व्यक्ति हिटलर निकल जाए और वो जो है कोहराम मचा दे, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा आपकी कंपैशन की रेटिंग का? हम तो बोल रहे थे कि इनका तो एवरेज ज़्यादा है नेशनल से भी। व्हाट डज इट मीन इज दैट द डायनामिक्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी सोफिस्टिकेटेड, अंडरस्टैंड दिस। ये बातें आपको समझनी थी और थोड़ा सा लिखनी थी, तो इसीलिए इसमें ये चीज़ भी है, थोड़ा सा ये पेपर क्योंकि ओपन एंडेड भी था तो थोड़ा सा ये भी था कि आप खुद भी थोड़ा सा सोचेंगे। इट्स नॉट दैट एवरीथिंग इज़ रिटन, खुद कुछ अपने कुछ लोगों ने एग्जाम्पल देने की कोशिश भी करी, बट दिस वर बेसिकली द थिंग्स, ठीक है। तो अब जो है वो नेक्स्ट जो है कॉपीज़ जो है जब आप देखेंगे तो इन क्वेश्चंस के इर्द गिर्द अपने उसको देखिएगा, और ये मत बोलिएगा प्लीज़ कि ये आधा नंबर कहाँ काटा और मैंने इसमें क्या कमी लिखी है और ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज बहुत अच्छे से मैंने कॉपी चेक करी है एकदम ओके। तो ये चीज़ आपको खुद मैंने आपको बता दिया कि आंसर क्या क्या होने चाहिए थे। हमेशा 5 नंबर बहुत कम है, 4.5 का मतलब आप अपने आप को 5 ही समझें उस चीज़ में, और परफेक्शन जो है वो कहीं भी नहीं होता। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स की यही एक वो है कि देयर इज़ ऑलवेज अ चांस फॉर इम्प्रूवमेंट। सो जो हमारी बहुत लोगों की होती है कि हमें तो 5 आउट ऑफ 5 चाहिए या फुल आउट ऑफ फुल चाहिए, इसका मतलब यू आर ऑलरेडी परफेक्ट इन राइटिंग, देयर इज़ नो एनी स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। बट इन सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। सो इवन द पर्सन हु गॉट 4 फॉर एग्जाम्पल से शुड बी कि यहाँ मैंने बहुत अच्छा कंपैरेटिवली लिखा है। तो बहुत सारे लोगों ने कंटेंट सही लिखा है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे साफ़ सुथरा आंसर हो, उनके बेसिस पर भी जो है थोड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बट बेसिकली दिस इज़ द थिंग।